चलिए, तो मैंने आपको कहा था कि दो कहानी पढ़नी है, आकाशदीप और कफन। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। कफन और आकाशदीप आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना। और कल आपको पढ़ना है पराया सुख और गदर। ठीक है, इस तरह से 2 दिन में आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और 30 दिन में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दूं। और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ बस वैसे वैसे आप लोग करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना है आज आकाशदीप और कफन। तो पहला हम देखेंगे आकाशदीप को। जो भारी कहानी है उसको हम पहले कर लेते हैं। आकाशदीप मुश्किल कहानी है, हो सकता है आप लोगों को लगा हो भी मुश्किल। और ये देख रहे हैं आकाशदीप एक कहानी संग्रह है ना। ओके, और जिसका प्रकाशन आप देख रहे हैं कि 1929 ईस्वी में हुआ है। ऐसा खुद जो है इस किताब में आप देख पाएंगे। ये देखिए, है ना, यहाँ आप देख पाएंगे 1929 लिखा हुआ है। ओके, ठीक। और ये पहली ही कहानी है आकाशदीप संग्रह की पहली कहानी। और इनकी कुछ कहानियां हैं वो एक बार देख लीजिए कि आकाशदीप कहानी में कौन कौन कहानी संकलित है। पहले तो कितनी कहानी है वो भी देख लीजिए। टोटल कहानी इसमें कितनी है, कोई बताएंगे? ये क्या क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 19 लिखा हुआ है ना। तो टोटल कहानी 19 है, ये बात याद रहेगा आपको, है ना। कुछ महत्वपूर्ण कहानी है वो हम देख लेते हैं। और सरस्वती पांडे में जो आपका कहानियों का जो लिस्ट दिया हुआ है ना, ये कहानियों का जो लिस्ट है, इसमें से कई कहानी आप आकाशदीप संग्रह में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए स्वर्ग के खंडहर आपको दिखाया जा रहा है ना। इसमें है स्वर्ग के खंडहर आपको। ओके, यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन देवदासी आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए आपको देवदासी इसमें इस संकलन में दिखेगा, है ना, देवदासी। ठीक है, तो कुछ कहानी हम यहीं से देख लेते हैं। ओके, देखिए आकाशदीप इनकी कहानी है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रकाशन भी आपको याद रखना है 1929 का, क्योंकि इस कहानी संग्रह के अंदर है ये कहानी। स्वर्ग के खंडहर में, है ना, हिमालय का प्रतीक छोड़ सकते हैं, भिखारी याद रखेंगे, प्रतिध्वनि इंपॉर्टेंट है, देवदासी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम छोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं देखना है हमें, है ना। कुछ ही कहानियां देखना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्वर्ग के खंडहर, भिखारिन, प्रतिध्वनि, देवदासी और आकाशदीप। ओके, तो ये सभी कुल कहानी कितनी संकलित है आकाशदीप संग्रह में? 19। ये भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम ध्यान रहता है ना, वो इस पर रहता है कि भाई नंबर्स पे एग्जामिनर जाते रहते हैं, कई बार नंबर पे जाते हैं। ठीक है, और ये लोग चूंकि 2016 के बाद 2025 में एग्जाम हो रहा है, तो आपको पता है कि चीजें बदल भी सकती है, आपके एग्जाम का लेवल टफ भी हो सकता है ना। तो बेहतर है कि हम पहले से तैयार होकर के जाएं। और हमारे पास 1 महीने का समय है, वो काफी समय है, तो इतने में हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंफॉर्मेशन सरस्वती पांडे से भी लेते हैं, क्योंकि हम जो भी जिस भी राइटर को पढ़ेंगे, जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी राइटर है ना, उनको हम देखते हुए चलेंगे सरस्वती पांडे से। ये हमारा नेट जेआरएफ की तैयारी भी हम इसी तरह से कर रहे थे कि जो भी राइटर आपके टेक्स्ट में लगा हुआ है ना, देख रहे हैं उनका जन्म, क्योंकि आप जानते हैं कि राइटर को जन्म वर्ष के अनुसार सजाने के लिए आ जाता है। आपके एग्जाम में जैसे आया था, जो काल थे उसको जो है ईयर के अनुसार सजाने के लिए आ गया था, तो ईयर्स पे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो 1889 में हुआ है और 30 जनवरी को हुआ है। 30 जनवरी 1889 को हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि काशी में हुआ है इनका जन्म। ओके, और इनकी पहली कहानी इंदु पत्रिका में ग्राम शीर्षक नाम से प्रकाशित हुई थी। और कब प्रकाशित हुई थी? 1911 में। ग्राम, 1911, इंदु, ये तीनों एक साथ याद रहना चाहिए। यदि आपके माइंड में ग्राम आया तो 1911 भी आना चाहिए और इंदु भी आनी चाहिए, है ना। ये पत्रिका है। ओके, जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह, जो पहला कहानी संग्रह है इनका, वो 1912 है। ये आप दोनों का अंतर समझ रहे हैं। पहली कहानी आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे ग्राम, पहली कहानी संग्रह पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे, पहला कहानी संग्रह पूछा जाएगा तो आप कहेंगे छाया, 1912। ठीक है, हाँ। प्रतिध्वनि है आकाशदीप, ये लिखा हुआ है, ये 1929 होना चाहिए। ठीक है, आंधी, इंद्रजाल, इस तरह की सभी का ईयर नहीं याद रखना है हमें, है ना। तो छाया और आकाशदीप का ईयर याद रखेंगे, जो कि ये 1929 है। ओके, चर्चित कहानियां देखिए, है ना। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी नहीं याद रखेंगे। देवदासी, देवदासी संकलित है आकाशदीप में, तो ये ममता भी संकलित है आकाशदीप में ही, देखिए, है ना। ये जो कहानी ममता है ये आकाशदीप में संकलित है ना। सेकंड नंबर की कहानी ममता आकाशदीप में ही संकलित है। ओके, तो चलिए इसको भी ऐड कर लीजिए अपने दिमाग में। खंडहर की लिपि, घीसू, है ना। घीसू जनरली कई बार होता है ना, घीसू पूछ लिया जाता है तो और ये देखिए माधव, मधुआ और घीसू, है ना। तो ये थोड़ा कॉमेडी टाइप में है,
लेकिन ऐसी बात है कि ये लिखे हैं कहानी जयशंकर प्रसाद। ओके, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कफन के बाद ये लिख दिया हूँ, है ना, घिसू और माधव, है ना, तो घिसू मधुआ। ओके, आपसे पूछा गया था पुरस्कार किसकी कहानी है, या फिर कैसे कुछ था, प्रश्न बना था ना कि इनमें प्रेमचंद की कहानी नहीं है, कुछ ऐसा प्रश्न बना था, या हो सकता है कि मैं ही टेस्ट में बना लिया हूँ, कुछ ऐसी बातें थी, है ना। तो पुरस्कार कहानी इनकी ही है ना। उसके बाद सालवती जो है ये कहानी इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। तो क्या याद रखेंगे, गुंडा कहानी काफी प्रचलित है, खास करके बनारस में, है ना। बनारस में काफी प्रचलित है गुंडा कहानी, है ना, क्योंकि बनारस की पृष्ठभूमि पर ही लिखा गया है यह कहानी, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो गुंडा, सालवती, पुरस्कार, गीसू मधुआ नहीं भी याद रखें तो चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ममता, देवदासी और पत्थर की पुकार, है ना, इतना आप याद रख लीजिएगा। ओके, छाया प्रसाद की पहली कहानी संग्रह है, और ये आपको पता है 1912 में, है ना। और साथ ही साथ इसे हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है, ठीक है। और सालवती इनकी अंतिम कहानी है। इतनी बातें प्रसाद के विषय में आपको जानना था, ठीक है, इतनी बातें प्रसाद के विषय में कहानी सेक्शन के लिए जानना था। अब प्रसाद को हम छायावाद में जब पढ़ेंगे, है ना, तो वहां प्रसाद को, ओके, प्रसाद को इस रूप में देखेंगे। सर कैसे जुड़े, ओके, प्रिया वर्मन कह रही है कैसे जुड़े, ओके, एक मिनट जाइए, प्रिया को ऐड कर लूं, ओके, एक मिनट, है ना। कुछ देर हम लोग क्लास कर चुके हैं, ओके, तो उसका आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लगभग 6 मिनट का रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, है ना, वरना उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या पता 6 ही मिनट से एक प्रश्न आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, हम क्लास के बाद आपको कॉल कर लेंगे ना। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, तो सोनी आप भी 6 मिनट छोड़ दी हैं, तो 6 मिनट आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, ओके, अब हम लोग आकाशदीप कहानी को देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आकाशदीप कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, ओके, ये देखिए, बंदी क्या है सोने दो, यहाँ से शुरू हो रही है। और मैं पहले एक बार ना कथानक बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पंक्तियों को लेकर के चलूंगा, और साथ ही साथ आप लोग भी कुछ पढ़े हैं, है ना, उस आधार पे भी बातचीत आगे बढ़ेगी। उस कथानक के लिए मैंने क्या किया है ना, नीचे हम अपने हैंडराइटिंग में चीजों को बना लिए हैं, ओके, ठीक। तो ये नोट्स मैंने बना लिया है, अब इसी आधार पर हम देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम कहानियों की तरफ चलेंगे, कहानी की तरफ चलेंगे, ओके। तो देखिए हो क्या रहा है ना, कि एक नाव है ना, या जहाज कह सकते हैं, उस जहाज में 10 नाविक और प्रहरी, प्रहरी और नाविक मिलकर 10 हैं, ऐसा है ना, है, या फिर मतलब स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि नाविक कितने या प्रहरी कितने हैं, प्रश्न आएगा तो आपको 10 ही उत्तर करना है, कितने नाविक थे तो आप कहेंगे 10 थे, ठीक है। तो उस नाव में या जहाज में 10 नाविक और प्रहरी मिलके थे, ठीक है। और फिर होता क्या है, उसमें कौन लोग थे, वास्तव में, है ना, उस जहाज में या उस नाव में बहुत सारे बंदी थे, मतलब किस, कैद कर लिए हुए लोग थे, ठीक है। कैद कर लिए हुए लोगों में ना कुछ 2 लोग शामिल थे, या 3 लोग जो आपके इस कहानी का पात्र बनते हैं, है ना, वो शामिल थे। और कौन कौन शामिल थे, कोई मुझे बताएंगे, 3 लोग जो इस कहानी के पात्र हैं, बताइए। हाँ, वो तो, हाँ ठीक है। मणिभद्र तो नहीं, और थोड़ा सा कुछ बात करें। इस कहानी के पात्र नहीं है वो, नहीं, जया की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, नहीं जया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम बता रहे हैं कहानी को, थोड़ा आपको समझाते हैं, है ना। ये मुश्किल कहानी है, क्योंकि अब हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि मुझे पता चल जा रहा है, हो सकता है कि आप लोग भी एक दो बार पढ़ें तो और अच्छे से पता चल जाएगा, अभी मैं समझाने, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आप टीचर बनने वाली हैं तो अब आपको ज्यादा समझ आ जाना चाहिए, है ना। हम नेट जरा कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं, है ना। तो वही है कि हम नेट जरफ करते हुए पढ़े थे, तो उस समय जब हम पढ़ रहे होंगे तो मुझे भी ऐसी ही, मेरी भी वही स्थिति होगी जो आपकी स्थिति थी, फिर नेट जरफ वालों को पढ़ाए हैं, है ना, फिर आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मुझे सिर्फ नोट्स आप लोगों के लिए अलग से बनाना पड़ा, है ना। खैर,
चलिए हम देखते हैं हो क्या रहा है। मैं ये कह रहा था कि एक नाव है या जहाज है, ठीक है, एक नाव या जहाज है, ठीक, इसमें कुछ लोग हैं, है ना, और राइटर ने इंफॉर्मेशन दिया है कि 10 नाविक और प्रहरी, ठीक है, तो ये 10 याद रखिएगा, ठीक है। नाव सिंधु में कहीं तैर रही है, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, इसमें 3 लोग हैं जो आपके कहानी के पात्र बनते हैं। पहले बुधगुप्त, है ना, बुधगुप्त, दूसरे चंपा, और तीसरे नायक, नायक, है ना। ये 3 लोग इस कहानी के पात्र बनते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यही, ओके। अब देखिए कि 2 लोग सर हाँ बोलिए। सर नायक तो इसमें बुधगुप्त ही थे ना। नहीं नहीं, अभी बता रहे हैं क्या, अभी कहानी को आगे बढ़ने दीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। ठीक है सर, ठीक है। तो कहानी मजेदार है, ओके। तो कहानी जब आगे बढ़ती है तो शुरुआत में ही आप देखते हैं ना, कहा जा रहा है कि बंदी क्या है, सोने दो, है ना, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा, बड़ी शीत है, कहीं से ना कहीं से एक कम्बल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। और इस तरह से बातचीत हो रही है, और ऑब्वियस सी बात है, ये किसके बीच बातचीत हो रही है, तो चंपा और बुधगुप्त के बीच, चंपा और बुधगुप्त के बीच बातचीत हो रही है। अभी पता नहीं चलेगा, बुधगुप्त ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक, चंपा और बुधगुप्त के बीच, है ना, बातचीत हो रही है, ओके। और ये दोनों बंदी बना लिए गए हैं, और ये दोनों ही मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन चंपा थोड़ी सी ये चलो अब तो है बंदी हैं, चलो ठीक है, चल जा रहा है ना। अभी उनको वो चंपा ऐसी है जिसको नींद पे आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए लिखा है ना, नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं, शस्त्र मिलेगा, मिल जाएगा, पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे, हाँ, है ना। तो इस तरह से एग्री कर लेते हैं इन दोनों को, मतलब बुधगुप्त एग्री कर लेते हैं किसको, चंपा को, कि चलो अब भाग ही निकलना है, ओके। और फिर क्या होता है कि भाई इसी बीच रस्सी काट दिया जाता है, देखिए, है ना, देखिए, ओके। हाँ, एक चीज और, जब दोनों मुक्त जब दोनों मुक्त होते हैं तो वास्तव में दोनों के हाथ क्या हो गए, खुल गए, है ना, तो गले मिलते हैं, ठीक है, गले मिलते हैं, तो स्पर्श से पता चलता है ना बुधगुप्त को, अरे ये तो स्त्री है ना। तो कहते क्या तुम स्त्री हो, और चंपा जवाब में कहती है क्या स्त्री होना पाप है ना। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या स्त्री होना पाप है ना। सहसा उस बंदी ने, यह क्या, तुम स्त्री हो, क्या स्त्री होना पाप है, कोई पाप है, अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, और यही इसका नाम पता चलता है, शस्त्र कहाँ है, तुम्हारा नाम चंपा, ठीक है। तो यही है कि जब दोनों मुक्त होते हैं, है ना, हाथ खुल जाता है दोनों को, तो जब गले लगाते हैं तो इस तरह की घटना होती है, और ये स्टेटमेंट पूछा गया था, क्या स्त्री होना पाप है ना, क्या स्त्री होना कोई पाप है। ये स्टेटमेंट नेट में आया हुआ प्रश्न है, ओके, 2021 में आया हुआ था, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, ये क्या स्त्री होना पाप है, कहाँ का स्टेटमेंट है, आकाशदीप कहानी का, ओके। और कौन कह रही है, तो चंपा। और स्त्री भी इसमें 2 ही, मतलब मुख्य रूप से जीवित स्त्री को देखा जाए तो 2 ही स्त्री है, एक तो चंपा है और एक बच्ची है जया, है ना। तो ये स्टेटमेंट किसका है, चंपा का, ओके। अब कहानी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, दोनों के हाथ खुल चुके हैं, हाँ, और एग्री भी हो चुके हैं कि अब तो निकल जाना है, ओके। चलिए, उसमें जो एक पोताध्यक्ष रहता है उसका नाम क्या रहता है, मणिभद्र, ओके। मणिभद्र यही वो है ना, जिसके यहाँ चंपा के पिताजी क्या करते थे, नौकरी करते थे, ओके, ठीक, ये क्लियर रहेगा। पोताध्यक्ष का नाम याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। रस्सी खुलने के बाद आंधी आती है और पता चलता है कि ये लोग अलग हो चुके हैं, है ना, कहा, किनारे की तरफ जाने की बातचीत हो रही है, ओके। नायक बुधगुप्त को पुनः बंदी बनाने की धमकी, अब देखिए, है ना, ये देखिए क्या हुआ कि आंधी आने के बाद ना, आंधी आने के बाद जो ये छोटा, ये निकल भागने के लिए एक छोटा सा नाव है, आप देखते होंगे जहाज के बगल में एक छोटा सा नाव होता है, ऐसा कुछ रहता है, हाँ, है ना। आप बड़े बड़े जहाज के आसपास आप देखते होंगे छोटे से नाव होते हैं। तो ये निकल भागने के लिए, है ना, तो सर निकल, हाँ,
क्या हुआ? हाँ सर रहता है। ठीक है, तो ये 3 लोग मेन रूप से हैं, ठीक है, बाकियों से हमें कुछ मतलब नहीं, ठीक है, तो 3 लोग हैं बाकी। तो अब ये अपने एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, और जब इन तीनों के बीच बातचीत होती है तो पता चल चुका है कि एक बुधगुप्त है, एक चंपा है और एक नायक है, ठीक है, और नायक मणिभद्र के ही अंडर में काम करने वाला लोग है, ठीक है, और ये भी जो है इसको बंदी बनाने में इसका भी योगदान रहता है। तो नायक कहता है कि अब छूट तो गए हो तुम, लेकिन हम तुम्हें फिर से बंदी बना लेंगे, ठीक है। तो अब समझिए कि एक स्त्री के सामने, है ना, ये एक स्टेटमेंट दे रहा है, पहली बात, है ना, जो कि धीरे धीरे प्रेम में बदलने वाला है ना। तो वैसे स्टेटमेंट के बाद बुधगुप्त की स्थिति क्या होगी, है ना, तो वो इसको निमंत्रित करता है कि ऐसा है तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो, तो तुम्हारा तलवार कहाँ है? ओके, तो उसके पास नायक के पास तलवार रहता नहीं है, तो वो कहती है, चंपा को कहती है इसको तलवार दो, है ना, तो चंपा तलवार देती है इसको, ठीक है, और दोनों द्वंद्व युद्ध करते हैं। ओके, आगे आगे यही चीज दिखता है आपको, है ना, दोनों द्वंद्व युद्ध करते हैं और नायक ऑब्वियस सी बात है हार गया। ओके, नायक हार गया, तो तीसरा व्यक्ति नायक है, और उसके बाद ये कहता है मैं अनुचर हूं, वरुण देव की शपथ मैं विश्वासघात नहीं करूंगा, मतलब वही कह रहा है कि मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाऊंगा। ओके, और उससे हार गया तो भाई अब क्या, किस मुंह से बंदी बनाएगा, ठीक है। सुलह होने पर बाली से बहुत दूर नवीन द्वीप की ओर मुड़ गए, जहां सिंघल के वणिकों का प्राधान्य है और 2 दिन में पहुंच सकता है। और देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना, इसको समझिए, है ना। जब कहानी आगे बढ़ती है ना, जब कहानी आगे बढ़ रही है तो ये लोग कहते हैं हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग तो स्वतंत्र तो हो चुके हैं, ठीक है, स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? तो कहाँ जाने की बातचीत होती है कि हम जाएंगे सिंघल। ओके, ठीक है, और वास्तव में और सिंघल कहाँ है? बाली से दूर है, ऐसा भी लिखा गया है ना। देखिए बाली से बहुत दूर नवीन द्वीप की और मुड़ जाए, है ना, सिंघल के वणिकों की, इसका मतलब है श्रीलंका के आसपास ये लोग जाना चाह रहे हैं, लेकिन उस द्वीप पर जाना चाह रहे हैं जहां बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है, लेकिन दबदबा किसका है ना, उस द्वीप पर वैसे भी बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन वहां जहाज वाले लोग सब जो जहाज चलाते रहते हैं अपना ठहरने के लिए उतरते रहते हैं, तो वही कह रहे हैं यहाँ दबदबा किसका है, तो सिंघल के जो व्यापारी हैं उनका, है ना, मतलब श्रीलंकाई व्यापारी का दबदबा है। ओके, किस द्वीप पर? चंपा द्वीप पर, क्योंकि जब वो पहुंचते हैं ना तो पता ही ना रहता है इस द्वीप को का नाम क्या, है ना, क्या बोलूं इस द्वीप को, तो कुछ नाम नहीं रहता है। तो प्रेम में बुधगुप्त क्या कहता है, चलो तुम्हारे लिए द्वीप क्रिएट करते हैं और उसका नाम चंपा द्वीप रख देते हैं, ठीक है। तो ये लोग चंपा द्वीप पहुंच जाते हैं। एक प्रश्न बन सकता है कि चंपा द्वीप एक तो बाली से बहुत दूर है, हालांकि इसका ये रेफरेंस नहीं बनता है, लेकिन जहां ये लोग आजाद होते हैं वहां से चंपा द्वीप पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 दिन। 2 दिन का। किस तरह किस एरिया के व्यापारी का दबदबा है? तो सिंघल के व्यापारियों का दबदबा है। 2 प्रश्न यहां से बन सकता है, ठीक है। ओके, तो कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओके, ओके, ये देखिए, यहाँ देखिए जो युद्ध हुआ है दोनों के बीच, नायक ने कहा बुधगुप्त तुमको किस नायक कह रहा है बुधगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? तो कृपान दिखाकर बुधगुप्त ने कहा इसने, है ना, उसके पास बुधगुप्त के पास तलवार है ना। नायक ने कहा तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा, किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। ओके, ये घोषित करता है बुधगुप्त कि मणिभद्र तो गया, है ना, अब जो है इस नौका का स्वामी मैं हूं, तुम जलदस्यु बुधगुप्त कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपान टटोलने लगा। और उसके पास कृपान नहीं था, चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया, वह क्रोध से उछल पड़ा, है ना, लेकिन फिर चंपा को ही कहता है बुधगुप्त कि दे दो इसको तलवार और हम इससे युद्ध करना चाहते हैं। और देखिए भीषण घात पर प्रतिघात आरंभ हुआ, दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुधगुप्त ने अपना कृपान दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए, है ना, परंतु बुधगुप्त ने लाघव से नायक का कृपान वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार के साथ दोनों कटी में डाल दिया और उसे गिरा दिया, ठीक है। दूसरे क्षण प्रभात की किरण, बुधगुप्त की विजय कृपान उसके हाथों में चमक उठा, नायक की कायर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुधगुप्त ने कहा बोलो अब स्वीकार है कि नहीं?
और ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा, तो यहीं से मैंने उठाया था, ऐसा नहीं है कि कहीं और से उठाया गया था, यहीं से उठाया था। ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात ना करूंगा, ये स्टेटमेंट किसका होगा? नायक का ना। ठीक है, मान लीजिए ऐसा स्टेटमेंट उठा करके देता है तो आप आराम से पकड़ सकते हैं ना, ऐसे ही पकड़ना है। ओके, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जो जिस हिसाब से आपका प्रश्न पूछा गया था तो इतना डिप में जाएगा, लेकिन एग्जामिनर है, उसके हाथ में सब कुछ है ना, आपको टेक्स्ट पकड़ा दिया गया है तो टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। चंपा ने युवक का जलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपने स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। वास्तव में ये बुद्धगुप्त के शरीर को छू रही है ना। बुद्धगुप्त ने के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तलक कर रहे थे, है ना। तो ये वही, ऐसा तो युद्ध हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि जो है बुद्धगुप्त को कुछ नहीं हुआ होगा, उसके भी शरीर में खरोच आया है ना। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे, है ना। तो ये चंपा बोलती है, बाली, चूंकि चंपा उधर ही रह रही है तो उसको सब कुछ पता है। ओके, बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोग का बहुत कम आना जाना होता है, सिंघल के बनिकों का प्रधान है। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में, है ना। तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, और सिंघल द्वीप के व्यापारियों का वहां प्रधान है, ये भी याद रखेंगे। ओके, तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों का डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़ लिया, है ना। क्योंकि अब नायक को भी पता है कि अब हमें पहुंचना है। तो जो आप कह रहे थे नायक है, तो नायक कौन है? नायक नाम का है व्यक्ति, मतलब व्यक्ति तो नहीं है, वो एक पोस्ट कहेंगे, लेकिन बुद्धगुप्त क्या हो जाता है? महानायक हो जाता है। ओके, बुद्धगुप्त के लिए कौन सा पोस्ट क्रिएट होता है? महानायक। ओके, क्लियर है? ठीक, ओके। तो देखिए, बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, है ना, यहाँ एक जलमग्न सैलखंड है, सावधान न रहने पर नाव के टकरा जाने का भय है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नायक को भी एक्सपीरियंस है। ओके, और जलमग्न सैलखंड आप जानते हैं, वो फिल्म देखे होंगे, कौन सा? टाइटैनिक। उसमें यही हुआ था ना कि जहाज यदि ये जलमग्न सैलखंड से टकराया था, पूरा का पूरा टाइटैनिक डूब गया था। याद है आप लोगों को? कितने लोग हैं जो टाइटैनिक मूवी देखे हैं अपन से? कोई बात नहीं, सुने तो होंगे टाइटैनिक के विषय में। इस बीच की ही तो करंट बातचीत हुई थी कि एक जो है धनी लोग गए थे नीचे टाइटैनिक का मलबा देखने, और वो लोग भी डूब के मरे गए थे। ओके, चलिए आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कहानी देखिए, अभी जब पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो ये कितने खंड में है ये भी ध्यान में रखेंगे, है ना। तो देखते हैं, अभी पूरी कहानी कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे इस पर। ओके, अब देखिए दोनों, अब देखिए कि भाई भाग निकले हैं, ये बात पता है ना, भाग निकले हैं। तो भाग जब निकले हैं तो अब एक तरह से सब स्वतंत्र हैं, अब एक दूसरे से परिचय स्टार्ट होता है। ओके, अभी तक नाम ही पता चला है चंपा का। ओके, ठीक है, और अब परिचय शुरू होता है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए परिचय शुरू हो रहा है, दोनों में परिचय, चंपा और बुद्धगुप्त के बीच। चंपा कहाँ की है? चंपा नगरी की है, जानवी के तट पर, और जानवी को कई बार भागीरथी भी लिखा गया है ना। आगे पढ़ेंगे आप लोग तो पता चलेगा कि ये जानवी की जगह भागीरथी का भी प्रयोग करती है ना, वो हम दिखाएंगे आपको, है ना। और किस जात की है? तो क्षत्रिय है, और 8 साल से समुद्र में रह रही है, ऐसा चंपा अपने विषय में कहती है। बुद्धगुप्त अपने विषय में क्या कहता है? कि ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूं। तो क्या आपको याद रहेगा, चंपा कहाँ की है? चंपा नगरी की है, और बुद्धगुप्त कहाँ का है? ताम्रलिप्ति का है ना, दोनों क्षत्रिय है। ओके, और चूंकि, और देखिए जयशंकर प्रसाद प्रेम विवाह भी करवा रहे हैं, तो 2 समान कास्ट के स्त्री पुरुष के बीच, है ना, ये भी आप दिमाग में रखेंगे ना, कि दोनों क्षत्रिय से ही शादी करवा रहे हैं। द्वीप पर पहुंचकर द्वीप का नाम क्या रखा जाता है? चंपा द्वीप। और यहाँ देखिए स्त्री की प्रधानता स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, और जयशंकर प्रसाद के कई सारे कहानी, नाटक, है ना, इवन कविताओं में भी स्त्री को बहुत उच्च स्थान दिया गया है ना। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो आप जो पढ़ते हैं, है ना, तो ये जयशंकर प्रसाद वाली बात चरितार्थ होता है यहाँ। ओके, तो स्त्री की स्थिति को इसने जयशंकर प्रसाद बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब उस द्वीप पर पहुंचते हैं तो एक जंगली ही वर्ड का प्रयोग कर लिए हैं जयशंकर प्रसाद जी, है ना। जंगली युवती जिसका नाम क्या है? जया, है ना। और चंपा को क्या बुलाती है? रानी।
ओके, क्योंकि बुधगुप्त ने ऐसा बोल रखा है कि इसको रानी बुलाना है। ओके, फिर उसके बाद बुधगुप्त और आप देखते हैं किसके बीच, चंपा के बीच प्रेम में वार्तालाप शुरू होता है ना। देखिए, हाँ हंसी आती है, तुम किसको किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो। अब देखिए, पहुंच गए हैं तो भाई, द्वीप पे जब पहुंच गए हैं तो काम धाम भी तो कुछ करेगा, है ना। तो जो है बुधगुप्त जो है वो काम धाम के लिए जाता है। तो चंपा क्या करती है, आकाशदीप जलाती है अपनी माताजी की तरह, जैसे उसकी माताजी आकाशदीप जलाते थे अपने पिताजी, उनके पिताजी के लिए, मतलब अपने पति के लिए कह सकते हैं, उसकी माताजी तो अपने पति के लिए जलाएंगे, है ना। तो ऐसा ही यह भी किसके लिए, बुधगुप्त के लिए दीपक जलाती है। ओके, हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो, उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया, है ना। फिर यहाँ देखिए, हाँ चंपा कहती है, हाँ वह भी कभी भटकते हैं, मतलब भगवान भी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों दे देता है। तो ये व्यंग में भी बात कर रही है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ी बातें प्रेम में बातचीत हो रही है इनके बीच। एक जो गैप है यहाँ आप देखेंगे, 5 साल का जिक्र आता है कि 5 साल में, है ना, बाली, जावा और सुमात्रा के व्यापार पर आधिपत्य किसका हो गया, बुद्धगुप्त का, है ना। बुद्धगुप्त का आधिपत्य हो गया बाली, जावा और सुमात्रा पर। ये भी याद रखेंगे आप लोग, किस किन 3 द्वीप पर, बाली, जावा, सुमात्रा। ओके, इन तीनों द्वीप पर किसका हो गया, है ना। और कितना साल लगा यह करने में, 5 साल, ठीक है। ठीक है, तो अपनी माँ की तरह चंपा भी बुद्धगुप्त का पथ प्रशस्त करने के लिए आकाशदीप जलाती है। चंपा के पिता इसी मतलब, अच्छा यहाँ जब बातचीत हो रही है ना, जो बुद्धगुप्त करीब आने का कोशिश कर रहा है, तो चंपा के मन में एक बहुत बड़ा प्रतिशोध है कि इसको लगता है कि इसके पिता की मृत्यु का कारण बुद्धगुप्त ही है ना। इसके हत्या, इसका जो आक्रमण हुआ था, बुद्धगुप्त का जो आक्रमण हुआ था ना, उसी में इसके पिताजी मारे गए। मतलब मणिभद्र, मणिभद्र जो है ना, मणिभद्र के यहाँ इसके काम, पिताजी काम करते थे और बुद्धगुप्त ने आक्रमण कर दिया। बुद्धगुप्त आक्रमण करता है तो उसी आक्रमण में किसके पिताजी मारे जाते हैं, चंपा के पिताजी। और चंपा को लगता है कि बुद्धगुप्त ने ही मारा है, और चंपा के मन में ये प्रतिशोध हमेशा चल रहा है ना, बिल्कुल चल, ठीक है। तो अब देखते हैं कहानी को मेन टेक्स्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो आपके माइंड में कहानी जा रहा है ना, ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, हम थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं मेन टेक्स्ट से। ओके, और ऐसा ही एक हमने नोट्स आपका बना लिया है, और फिर कहानी को आगे बढ़ाते रहेंगे तो दोनों कनेक्ट होते चलेगा ना, ठीक है। चलिए, ओके, यहां तक हम आ गए थे। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया, बनिक मणिभद्र की पाप वासना। और यहाँ जो है चंपा अपने विषय में सब कुछ बता रही है बुद्धगुप्त को। तुम्हारा घर कहाँ, जाह्नवी के तट पर, चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। तो पिता का पोस्ट क्या था, प्रहरी था। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। तो कितने साल से समुद्र में रह रही है, 8 साल, ये मैंने आपको बता रखा है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। तो ये भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं, हालांकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि कितने दस्युओं को मारा था, है ना। तो 7 को मारा था इसके पिता ने, लेकिन इतना अंदर में नहीं जाना चाहिए, तो इसको, इस फैक्ट को हटा सकते हैं। लेकिन 8 वर्ष से समुद्र में रह रही, ये बात आपको याद रखना चाहिए। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया, मैं उसे गालियां सुनाई, उस दिन से बंदी बनाती गई, है ना। चंपा रोज से जल रही थी। ओके, तो इसको, इसकी भी इसका भी दुख है, मतलब इसका भी गुस्सा है कि भाई मणिभद्र हमको क्यों इस तरह के प्रस्ताव दे सकता है। और इसके पीछे भी कारण वो समझता है ना, वो समझ रही है कि मेरे पिताजी यदि नहीं मरे होते ना, नहीं मारे गए होते, तो मणिभद्र ऐसा नहीं कर सकता था। तो बार बार जो इनके पिताजी को मारा है, और चंपा के माइंड में यही चल रहा है कि जो है बुद्धगुप्त ने ही मारा है। ओके, तो बुद्धगुप्त से प्रेम भी कर ले रही है, और दूसरी तरफ गुस्सा भी है, और ये गुस्सा दिखाती भी है ना। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जल्य दस्यु बनकर
जीवन बिताता हूँ, अब तुम क्या करोगे? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, है ना, वह जहां ले जाए। मतलब वही कह रहे कि जो मुझे नहीं दिख रहा है तो फिर हम उसके बारे में क्यों सोचें, जैसे हो जाए वह ठीक है। चंपा की आंखें निस्सीम प्रवेश में निरुद्देश थी, किसी आकांक्षा के लाले लाल डोरे न थे। धवल अपांग में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया, है ना। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहर जागने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे, है ना। दुर्दांत दस्यु ने देखा उसकी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। मतलब दस्यु को पता ही नहीं था कि कोमल चीज क्या होता है ना। तो ये कोमल, इसकी ये बात किसके मन में चल रहा है, इतनी बातें बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के मन में चल रहा है ना। चलिए, उसी समय नायक ने कहा हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए, है ना। और फिर द्वीप के पास पहुंच गए और इस द्वीप का क्या नाम रखा जाता है? चंपा द्वीप, है ना। चौथे सेक्शन में यही देखिए, मैंने कहा था ना 5 बरस का गैप लिया गया है ना। तो चंपा द्वीप पे पहुंच गया है। अब यहाँ सारे लोग पहुंच गए हैं तो फिर व्यापार शुरू होता है ना। और व्यापार शुरू होता है तो इन 5 साल में किन किन द्वीपों पर अपना कब्जा कर लेता है बुद्धगुप्त? बाली, जावा और सुमात्रा। हम्म, सुमात्रा। ठीक है, तो वही वाली बात है। और फिर उसके बाद जो है चीजें इस तरह से घटित हो रही है, उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओके, ओके, ये देखिए जया, जया का भी जिक्र यहाँ आगे, है ना। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई, वह जंगली थी। नील नभमंडल में से मुख में शुभ्र नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते थे। चंपा को रानी कहती थी, बुद्धगुप्त की आज्ञा था ऐसा, है ना। महानाविक, वही जो मैंने कहा था महानायक, तो वो ये महानाविक कौन है? बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त, है ना। ये याद रखेंगे, महानाविक जैसे एक नायक था वैसे ही मैंने कहा था महानायक, और वही महानायक को हम महानाविक के रूप में देखें। ओके, ठीक, तो वही बात है कि जब वो जा रहा है बुद्धगुप्त तो इसके लिए सब कुछ जला रही हैं, मतलब सब कुछ नहीं जला रही, आकाश दीप ही जला रही है ना। ओके, तो यहाँ तक हम लोग बातचीत कर चुके थे कि बुद्धगुप्त को ऐश्वर्य क्यों देते, भगवान भी भटकते हैं, है ना। वरना बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों मिल जाता, और खास करके वो जताना चाह रही कि मैं तुम्हें मिल गई हूँ। और साथ ही साथ वो 3 द्वीप जो है, जावा, सुमात्रा और बाली, है ना, ये तीनों द्वीप पे इसका हो गया है अधिकार। तो यही जताना भी चाह रही है ना, कि भगवान भी भटक सकते हैं। तो बुरा क्या हुआ, इस द्वीप का अधीश्वरी चंपा रानी, है ना, मुझे इस बंदीगिरी से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक, है ना। तो बाली, जावा और सुमात्रा 5 साल में इतनी बातें हो चुकी है कि भाई ये अपना पूरा आधिपत्य कायम कर लिया, है ना। तो जो सिंघल वाले व्यापारी थे, है ना, उसको भी भगा दिया है। बाली पर उसका अधिकार था लेकिन वो निकल गया। ओके, ओके, अब देखिए दोनों के बीच बातचीत होती है और फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ। ओके, चंपा और जया छोटे से नाव पर समुद्र में इधर उधर कर रही थी। तभी बुद्धगुप्त का बड़ा बजरा, है ना, वो वही बड़ा सा जहाज कह सकते हैं, उसके पास आता है। दोनों गले मिलते हैं और उसी समय चंपा अपने क्रोध को त्याग देती है। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपान अतल जल में डुबो देती हूँ। अ, हृदय ने चाह किया, ये क्या है, छल किया, है ना, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गई। अब जब उसको विश्वास होने लगा ना कि देखो इसने हमारे पिता को मारा है, ये बात चंपा के माइंड में अभी भी चल रही है, लेकिन बुद्धगुप्त इस उससे इतना प्रेम करने लगा है कि चंपा भी अब मतलब वो चीज भुलाने की कोशिश कर रही है। और फिर ये बात कह देती है कि मैं तुमसे जो आ, आ, इतना बैर करती थी अब छोड़ रही हूँ, है ना, बिल्कुल छोड़ रही हूँ। और फिर आप देख लीजिए कि वो अपना कह रही कि मैं ये जो कृपान है ना, प्रतिशोध वाली कृपान वो समुद्र में फेंक रही है ना। और इस तरह से अपना प्रेम जताती है। जब आप देखिए बुद्धगुप्त तो प्रेम करने ही लगा था, चंपा भी प्रेम कर रही थी, ऐसा नहीं कि चंपा प्रेम नहीं कर रही थी, लेकिन जता पहली बार रही है इस तरह से,
है ना। जता पहली बार रही है, हालांकि अपनी अपनी माता जी की तरह ये भी आकाशदीप जला रही थी, तो एक तरह से पति के रूप में उसे स्वीकार भी कर ली थी, है ना। लेकिन अभी पहली बार जता रही है। जब चंपा ने जता दी तो सभी आदिवासी मिलकर जो है दोनों के ब्याह करवाते हैं, है ना। अब पूर्ण मिलन हो गया, है ना। पूर्ण मिलन हुआ तो अब यहाँ देखेंगे कहीं न कहीं विक्षोभ भी होगा। यही बुद्धगुप्त स्वीकार करता है, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा, वह एक दूसरे दस्यु से के शस्त्र से मरा था। अब देखिए, मतलब शादी होता है इन लोगों का। हाँ ब्याह करवाते हैं। ये देखिए, मैं इधर ले मतलब चलता हूँ। तैयारी करते हैं और फिर ये मना कर देती है। ऐसा कुछ नहीं है, ब्याह हो जा रहा है ना। नहीं नहीं, ना देखिए, नहीं नहीं अच्छा, हम नहीं 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 कह रहे थे, यहाँ लिखा हुआ। और रात में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, ये देखिए नहीं नहीं, तो ये एक कोमा यहाँ छूट गया। तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा अकरुण सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसते हो। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि बुद्धगुप्त जो है नास्तिक है ना। आगे भी पता चलता है। ये देखिए, बुद्धगुप्त नास्तिक है, ठीक है। तो ये भी ख्याल रख सकते हैं। मैं आकाशदीप पर व्यंग मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे, वो दिन याद कर रही है ना। जब ये खूब व्याकुल थी, है ना। ये बैक में, फ्लैशबैक में ये भी कहानी थोड़ी देर के लिए जा ही रहा है ना। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे और मेरी माता सब कुछ करती थी। और यहीं देखिए, जानवी की जगह भागीरथी लिखा हुआ है ना। ओके। और कितने लोग हैं जो आकाशदीप देखे हैं, है ना। देखिए, आपको यहाँ से पता लग जाएगा, यदि नहीं देखें तो हम लोग तो बनारस वाले हैं तो देख लेते हैं भाई। बनारस में तो दिखता ही है आकाशदीप। यही बांस में जो लटका देते हैं आप लोग ना, ये है आपका बांस, और इधर आप लटकाते हैं ना, है ना? इधर एक तरह से पुराने जमाने का कह सकते हैं लाइट हाउस। ओके। तो जो, अच्छा, कोई बिहार से हैं, है ना। दिवाली के कैसे? दिवाली में हम लोग जो जलाते हैं कैंडल, कैंडल कहते हैं उसको, जो भी कहिए, है ना, बांस में टांग करके। तो नहीं सर, वही नहीं सर, नहीं देखा है। वही आकाशदीप है। अभी तो इमेजिन कर पा रही है ना कि बांस में टांग करके हम यहाँ जो है एक बत्ती टाइप में जला देते हैं। तो वही उसकी माता जी करती थी। और फिर उसके पिताजी कहते थे, मेरे पथभ्रष्ट नाभिक को अंधकार में ठीक पथ पर ले जाना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते थे तो कहते थे, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की। वह गदगद हो जाती, मेरी माँ, आह नाविक, यह उसकी पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, पीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध के भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा, है ना। क्योंकि और वही कह रही है, यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, है ना। और कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादनी से घूमती रही। ओके, तो एक प्रकरण यहाँ खत्म होता है, फिर नया चीजें शुरू होती है। और वही मैं जो कह रहा था कि जया के साथ घूम रही थी, है ना। और फिर उसके बाद वो आता है, कौन, आ, बुद्धगुप्त। और फिर उसको कहता है कि तुम इधर उधर टहलोगी और इधर भी सैलखंड है, कहीं चोट लग जाएगा तो फिर कुछ दिक्कत हो सकती है। और फिर अपनी नाव पर उसे लेता है ना। देखिए, इतनी छोटी नाव पर इधर उधर घूमना ठीक नहीं है। पास ही वह जलमग्न सैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या उस पर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त जल में बंदी होने कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितने निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को अ, आज्ञा देकर देखो। और अपनी बातें कहता है ना। और अपना भी प्रेम ये प्रकट करता है, ठीक है। और अपना प्रेम यहाँ प्रकट वो कर रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए, सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वप्न लोक का सृजन। किसी का मैं कौन है? म्यूट रखिए अपने आप को ना। जब बोलना हो तो है, आप बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वरना ये चीज रिकॉर्ड हो जाता है।
सृष्टि नील कमलों से भरी उस सौरभ से पागल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का, है ना, कितना बड़ा यहाँ उपमा दे रहे हैं, आकाश और सिंधु का मिलन जो क्षितिज में होता है ना, वैसे ही ये दोनों मिल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, है ना। किंतु उस परिभ्रम में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कुंचकी से एक कृपाण निकाल लिया, है ना। और कृपाण जो है, और उसी समय कह रही है, बुधगुप्त आज मैं अपना प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा किया, चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेचता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया, या आश्चर्य कंपित कंठ महानाविक से महानाविक ने पूछा। ठीक है, तो वही कह रही कि अब मैं तुमसे प्रतिशोध नहीं लूंगी, है ना। और फिर पूछता है कि क्या मैं विश्वास कर लूं इस बात पर, है ना। फिर क्या मस्त स्टेटमेंट देती है, मुझे यह स्टेटमेंट काफी अच्छा लगा। और यही देखिए किस तरह से अपना प्रेम प्रकट कर रही है ना। विश्वास कदापि नहीं बुधगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ चंपा रूपरी, है ना। तो ये देखिए द्वंद्व आपको आराम से दिख रहा है ना, कि घृणा भी कर रही है एक साइड, और दूसरी साइड दूसरे ही स्टेटमेंट में आगे कह रही है ना, कि प्यार करती हूँ। ओके, तो ये चीज है। और दूसरी बात ये है कि भाई अब जब एक साथ रहने लगे और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आप कितना देर अलग रह सकते हैं, है ना। कितना देर आप गुस्सा जता सकते हैं, कितना देर गुस्सा अंदर में रख सकते हैं, है ना। तो इनको कहना पड़ा और यही स्वीकार भी हो जा रहा है। तो बातें और आगे बढ़ती है ना। इस जीवन का पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उसमें उससे आलोकपूर्ण हो जाए, है ना। एक मिनट, यहाँ देखिए, जब चंपा ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आगे क्या होता है। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी से सजाया। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक और नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा को शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सुदृढ़ दीप स्तंभ बनाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ द्वार पर खड़ा है। अब चंपा आती है। शिविका के सहायता द्वार देकर चंपा को उसने उतारा, है ना। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था और बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वनमालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ के ऊपरी खिड़की से वह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? और यही पता चलता है आज रानी का ब्याह है ना। और रानी कौन है? चंपा। चंपा, चंपा रानी, है ना। कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी की को अपनी छाती में दबाए हूं, है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है, बुधगुप्त ने ही शादी रचवाया है ना, ये से पता चल रहा है ना? चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज इस प्रतिशोध लेना चाहा? और यहाँ वो कहता है, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा, वह एक दूसरे दस्यु से मरा है ना। अब देखिए ये धीरे धीरे फिल्टर हो रहा है सारी चीजें, है ना। वो भी अपना प्रतिशोध त्याग दी और इधर भी पूरा 100% क्लियरिफाई कर दिया कि मैंने नहीं मारा तुम्हारे पिता को, किसी और ने मारा है। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती हूँ, है ना, फिर भी कह रही मैं विश्वास नहीं कर सकती। ये जो साइन आ गया है ना बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना अस्पृहनीय होता, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चले गई। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए, है ना। यहाँ देखिए पैर पकड़ के क्या कहने लगा, चंपा हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितना दूर इस निरीह प्राणियों में इंद्र और साची के समान पूजित है, पर न जाने कौन, और यहाँ से अलग होने की ये हो गया, मिलन हो गया, शादी विवाह वाली बात पूरी तरह से हो गई, है ना। अब देखिए बातचीत से क्या पता चल रहा है कि अब जो है कहीं ना कहीं
बुधगुप्त भारतवर्ष लौटना चाह रहा है ना, और ये बात कहता है चंपा को भी कि तुम भी लौट चलो, है ना, है ना। मैं चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं कर सकता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे वह बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई। आलोक की एक कोमल रेखा इस निमित्तम में मुस्कुराने लगी। कुल बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और कांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर हंस न सका। चलोगी चंपा, है ना, और यही से चंपा कहती है तुम जाओ, मैं नहीं जा सकती, है ना। चलोगी चंपा पोत वाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजा रानी सी जन्मभूमि के अंक में, है ना, आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोत पुंज की दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी, और वह आह चंपा चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है ना। प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है आप लोग देख लीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, है ना, यहाँ सही लिखा है ना प्रज्वलित, ओके। सब मिलाकर मेरे लिए शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के बीच, है ना। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार कर सकूं, इसमें संदेह है। आह किन लहरों में मेरा विनाश किन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के श्वास में विकलता। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी। पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर परे आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ कि मुझे भी इसी तरह चलना होगा जैसे आकाशदीप, है ना। ओके, तो फिर आगे देखते हैं क्या है। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने द्वीप स्तंभ पर देखा सामुद्रिक नावों की एक सरणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजाल ब्याल के समान संतरण कर रही है, और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वही तरह ये पता चल रहा है आपको कि यहाँ से बुधगुप्त निकल चुका है। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन दीप स्तंभ आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप द्वीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी का समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल कठोर वही बात है कि वो चंपा मर जाती है ना। समझ गए। तो एक चीज जो आप लोग कह रहे थे कि शादी होती है या नहीं होती है ना, मुझे लगता है कि पूरी तरह से यहाँ स्पष्ट भी नहीं किया गया है कि शादी हो ही जाती है ना। ओके, क्योंकि फिर वो मानती नहीं है हाँ, ऐसा है शादी के लिए। एक चीज यहाँ एक स्टेटमेंट आया था कि दिखा रहा हूँ। हम्म, फिर वो वाला आज रानी का विनाश। हाँ, ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है। ये देखिए, आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करेंगे, को लिखा हुआ सर ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहा है, बुद्धगुप्त उसको कह रहा है है। कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग प्रस्थान करेंगे, लेकिन वो कहीं वही चंपा के लिए रेडी तो नहीं होती है। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं यही अपने आप को करेक्ट भी कर रहा हूँ, है ना, कि कहीं ना कहीं, है ना, ये संदेह पैदा कर रहा है कि उन दोनों की शादी नहीं होती है। सब कुछ तैयार है, पर ये है कि भाई चंपा यदि रेडी हो जाती शादी के लिए, है ना, ये शादी के लिए नहीं, हाँ सर, वो वापस लौट। रेडी हो जाती तो फिर वो पूछती है किस लिए इतनी तैयारियां हो रही, तो बताती हम्म, कि शादी है रानी का। हम्म, तो वो उसी समय पूछने लगते हैं ना बुद्धगुप्त से। तो ये वाली बात है कि मतलब संभवतः शादी नहीं हुई है ना, क्योंकि आज को लिखा हुआ है ना। और यदि वो भारतवर्ष वापस जाने के लिए एग्री हो जाती तो वो शादी आराम से हो जाती ना। ओके, तो यही तो आपने देखा था, प्रेम और घृणा का द्वंद्व आपने देखा था, है ना, कर्तव्य और प्रेम का अंतर्द्वंद भी आपने देखा था, और प्रकाशन 1929 का है, ये आप देखिए, ठीक है। ओके, क्लियर है। आकाशदीप, कुछ दिक्कत है आकाशदीप में आप लोगों को, इस तरह से आकाशदीप कहानी। सर वो शुरुआत में थोड़ा सा
हाँ, तो 3 लोग थे ना। तो थोड़ा नायक के बारे में भी डिस्कस कीजिएगा ना, नायक कौन है, बुद्धगुप्त ही है? नहीं, 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 नहीं। अभी जो युद्ध हुआ है, किसके-किसके बीच हुआ है? जो जब ये नायक और बुद्धगुप्त के बीच। नायक और बुद्धगुप्त के बीच, तो नायक और बुद्धगुप्त के बीच जो युद्ध हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक व्यक्ति नायक है। ओके। तो सर उसमें नायक का नाम इसमें नहीं है। नायक का नाम नहीं है इसमें, है ना, और लीडर का नाम नहीं होता, है ना। तो उस समय तो ये नायक था, उस इसका नाव का। लेकिन जब मणिभद्र मर जाता है, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये लीडिंग रोल में है। लेकिन बुद्धगुप्त कहता है कि अब तो मणिभद्र गया, है ना, अब मैं यहाँ का इस नाव का नायक बनना चाहता हूँ, है ना, ये नाव हमारे कंट्रोल में है। तो फिर ये कहता है कि भाई मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा, तुम कैसे छूट गया, है ना। तब कहता है बंदी बना लोगे? तो फिर वही चंपा को कहता है कि भाई मतलब ये मुझे बंदी बनाना चाहता है, इसे तलवार, है ना। और तलवार देता है तो ऑब्वियस सी बात है ये हार जाता है। फिर उसके बाद कहता है ना, ये वरुण देव की सौगंध, है ना, मैं तुम्हारा अनुचर हूँ, तो यही स्टेटमेंट देता है ना। सर वो तीन बंदी बता दीजिए कौन कौन थे। क्या? तीसरा कौन था बंदी, वो मुझे अभी तक नहीं समझ आया। तो 3 बंदे, एक बुद्धगुप्त है, एक नायक है, एक चंपा है। तो नायक तो सर वो बंदी तो नहीं था ना, वो तो उसको उसके कब्जे में था ना वो तो पूरा। अच्छा, आप ये कहना अच्छा, अच्छा, ये आप कहना चाहिए, ये बात दूसरी, मैं ये बार बार, अच्छा, मैंने बंदी वर्ड यूज कर लिया, तो मैंने ये कहा ना। हाँ। हाँ, मैंने ये कहा उस नाव पे कितने लोग थे, है ना। अच्छा, तो तीसरा नायक कौन कौन बना हुआ था, उसने तीन लोग बोले थे, दो ही समझ हाँ, में आया। अच्छा, तो ये वाली बात दूसरी है ना। ये, मैं 3 कैरेक्टर की बात किया, है ना। तो एक नायक, एक बुद्धगुप्त और एक चंपा। ठीक है। अब फिर बाद में कौन ऐड हो जाती है? जया। ठीक है। बाद में उस द्वीप पे ऐड होती है जया, जो मुख्य रूप से जीवित लोग हैं, है ना। क्लियर? और और कोई प्रश्न बन रहा है आपके माइंड में? कुछ प्रश्न बन रहे हैं तो बताइए। हाँ सर, हो गया सर। ठीक है। नहीं सर। चलिए, कुछ समझ आया होगा ना ये? कुछ नहीं, मुझे मुझे क्या। पूरा समझ आ गया। हाँ, बोलिए। सर राजद्वीप का प्रकाशन 1928 में उसमें दिया हुआ है जिसमें सरस्वती पांडे में ना। सरस्वती पांडे में। हाँ, लेकिन आप देखिए, ये जो ओरिजिनल किताब है आकाशदीप, है ना, और इसमें मैंने आपको दिखाया कि ये 1929 है ना, ये देखिए ओरिजिनल जो पुस्तक है ना। ठीक है। तो 1929 आप याद रखिए। 1929। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कफन करते हैं ना।